अब हम सीखेंगे न्यू एमएल अग्रवाल 8.3, ओल्ड एमएल अग्रवाल 9.3, ग्राफ ऑफ सम रियल फंक्शंस। जिनके पास ओल्ड एमएल अग्रवाल है उसमें दो फंक्शन एक्स्ट्रा हैं, सिग्नम और ग्रेटेस्ट, वो अब डिलीटेड है। तो हमें दो फंक्शन के ग्राफ और क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो ओल्ड एमएल अग्रवाल वाले उन पे बाद में क्रॉस लगा लेना, मैं बता दूंगी। सबसे पहला रियल फंक्शन हमें सीखना है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन अब सिलेबस में मेंशन्ड है कि बच्चों को ये ग्राफ सिखाए जाएं, सिलेबस में है। तो मैं ग्राफ सिखा रही हूँ। स्कूल किसी किसी स्कूल में कराते ही नहीं है ग्राफ, तो आप लोग इसकी नॉलेज ले लो, आगे काम आएगी। सिलेबस में ये है। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे और डेफिनेशन लिखेंगे और डोमेन और रेंज सीखेंगे। एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू सी, ये लिखने की जरूरत क्यों नहीं है? ये रही डोमेन, ये डोमेन होती है ना, इधर के सारे एलिमेंट की इमेज उधर होनी होती है। तो आर टू आर लिख दिया तो ये लिखने की नीड नहीं थी, दोनों चीजें लिख दी तो भी कोई बात नहीं। डोमेन क्या होता था याद करो, इधर का पूरा सेट। क्यों? क्योंकि फंक्शन में शर्त होती है कि इधर कोई एलिमेंट अनएसोसिएटेड रह नहीं सकता। रिलेशन में जरूरी नहीं था, इधर कोई खाली भी रह सकता है। अभी अभी तैयारी की है एग्जाम की, याद है रिलेशन में तो इधर एलिमेंट अनएसोसिएटेड रह सकता है, बट फंक्शन में इधर एलिमेंट सबकी इमेज इधर होनी चाहिए। तो ये वाला सेट कौन होता है? डोमेन। तो एक्स कौन है? कोई भी रियल नंबर। अब ये एफ एक्स इज इक्वल टू सी, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू सी क्या है। तो मैं अभी एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। एफ एक्स इज और हमने पूरी की पूरी 8.2 में एफ एक्स को क्या लिखा? वन। नाइन्थ टेंथ में आप इसका ग्राफ बनाते थे y इज इक्वल टू सी का। आप पैरेलल लाइन जो y एक्सिस को c पे कट करे, c डिस्टेंस पे हो। एग्जाम्पल लेती हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कहे y इज इक्वल टू 3 ड्रॉ करो, तो आप 9th 10th में y इज इक्वल टू 3 कैसे ड्रॉ करते थे? इसमें x नहीं होता था, तो आप 1 2 3 3 डिस्टेंस पर x एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते थे। 3 डिस्टेंस पर ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करती थी? 0,3 पे। y इज इक्वल टू -3 कैसे बनाओगे? ओरिजिन के नीचे, 3 कदम नीचे। y इज इक्वल टू -5 कैसे बनाओगे? ओरिजिन से नीचे, जो -5 पे कट करे। अब इसको कांस्टेंट फंक्शन क्यों कहा? एक्स की कोई भी वैल्यू होती रहे, कोई भी, सबकी इमेज 3 है। एक्स की वैल्यू 1 है तो भी वाई का आंसर 3 है। एक्स की वैल्यू 2 है तो भी वाई का आंसर 3 है। एक्स की वैल्यू 5 है तो भी वाई का आंसर 3 है। वाई का आंसर हमेशा कांस्टेंट है। एक्स की वैल्यू -4 है तो भी वाई पे ये क्या पॉइंट आएगा? -4,3। वाई की वैल्यू फिक्स है। तो इधर जितने भी रियल नंबर हैं इनफाइनाइट, सबका एरो 3 पे जाएगा। बेटा इसमें एक्स ही नहीं है, मैं एक्स को क्या भरूं? इसको क्या लिखते थे आप? ऐसे लिखते थे बेटा, स्टैंडर्ड याद करो। एक्स को मैं कुछ भी भरूं 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई हमेशा 3 आएगा। तो रेंज में कौन जाएगा? इस एग्जाम्पल की रेंज में कौन जाएगा? कर्ली ब्रैकेट 3, क्योंकि हर एक्स की इमेज कांस्टेंट है, फिक्स है। इसलिए इस फंक्शन का क्या नाम पड़ गया? कांस्टेंट फंक्शन। अब मैंने यहाँ मार्क्स क्यों नहीं लगाए? मुझे क्या पता C3 है या 4 है या 4.5 है। तो मैं यहाँ पे मार्क्स कैसे लगाऊं? अंदाजे से। अब जो बच्चा नीचे बनाए आएगा y इज इक्वल टू सी, उसे भी पूरे नंबर मिलने चाहिए। आपने बताया है सी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये जनरल ग्राफ है, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के डोमेन रेंज बताना सबको आती है। क्यों आती है सबको?
क्योंकि हमने 5 दिन लगा दिए 8.2 में। वेरी गुड, क्या बात है बेटा। कर्ली ब्रैकेट, खाली सी, खाली आर तो बहुत कुछ है, क्यों? खाली आर सेट है, कर्ली ब्रैकेट उसके अंदर है, मतलब ये वाले ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। कैपिटल एन, कैपिटल एन को कर्ली ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखते? कैपिटल एन को कर्ली ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखते? क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सिंबल है। अंडरस्टूड, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट है। बट स्मॉल सी तो मीनिंगलेस हो गया ना, तो स्मॉल सी को सेट बनाने के लिए कैसे लिखना पड़ेगा? कर्ली। तो हमने क्या क्या सीखा? कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन यदि एग्जाम में आई, डिफाइन कांस्टेंट फंक्शन, और आपने शब्दों की बजाय ये लिख दिया तो भी नंबर मिलेंगे। कोर में ये क्वेश्चन कैसे आता है? डिफाइन कांस्टेंट फंक्शन, ड्रॉ इट्स ग्राफ, राइट इट्स डोमेन एंड रेंज, ऐसे आता है क्वेश्चन। 2 नंबर में, 3 नंबर में। तो हमारे यहाँ भी आ गया, तो हम छोड़ के तो ना आए। बुक में भी है, सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल में भी है, सिलेबस में भी है। ठीक है, तो हमें 11 ग्राफ सीखने हैं। तो समझने के बाद कॉपी करो, एग्जाम्पल भी कॉपी कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है। समझ तो आएगा। ये y इज इक्वल टू सी हमारा पढ़ा हुआ ग्राफ है। अब इसका नाम नया पड़ गया, कांस्टेंट फंक्शन, बट हमारा पढ़ा हुआ ग्राफ है। आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी हमने कई कई बार ड्रॉ कर रखा है, और अपॉन नहीं है, अंडर रूट नहीं है, तो इसमें भी x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब y इज इक्वल टू एक्स, मैनी टाइम आपने प्लॉट किया है, 0,0, छोटे बच्चों की तरह टेबल भी बना सकते हो। x1 तो y1, x2 तो y2, टेबल बनाते थे ना 9th 10th में, टेबल बना के भी ड्रॉ कर सकते हो। डिग्री 1 तो y इज इक्वल टू एक्स, तो ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। इसका नाम आइडेंटिटी फंक्शन इसलिए है, 2 की इमेज वो खुद अपने आप को ही देखेगा, 2 की इमेज 2, y इज इक्वल टू एक्स, 3 की इमेज 3, -2 की इमेज -2, √2 की इमेज √2, 1.2 की इमेज 1.2, y इज इक्वल टू एक्स। इसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। ये हो गई डेफिनेशन, ये हो गई ग्राफ। डोमेन रेंज गैस करो बेटा, मैं हर फंक्शन की आपसे पूछूंगी, आप नहीं बताओगे मैं बता दूंगी। होल सेट आर, वेरी गुड। कर्ली ब्रैकेट में एक्स, होल सेट आर। बेटा रेंज में एक्स कब लिखा हमने वेरिएबल? रेंज क्या लिखते हैं हम? 1 to ∞, -3 to 3, मतलब नंबर लाइन पे से कुछ उठा के रेंज में लिखते हैं बेटा। तो रेंज कैपिटल आर क्यों आई? जो एक्स को भरेंगे वही वाई आएगा। तो जब एक्स आ रहा है तो वाई भी तो एनी रियल नंबर होगा। वाई को कब खतरा है? रेंज में कौन छोड़ते थे? वाई में वो वैल्यू नहीं लेते थे जिनसे एक्स को खतरा हो। एक्स इज इक्वल टू वाई है, करो एक्स को वाई के टर्म्स में कन्वर्ट, एक्स इज इक्वल टू वाई, ना अपॉन एन अंडर रूट, तो वाई की किसी भी वैल्यू से एक्स नॉट रियल नहीं हो रहा है।
रेसिप्रोकल फंक्शन y इज इक्वल टू 1/x। चलो ग्राफ अभी बना रहे हैं। डोमेन और रेंज 8.2 में इतने खतरनाक क्वेश्चन कर लिए, क्या है ये उसके सामने? कुछ भी नहीं। बताओ डोमेन। क्या बात है कि मैम सारे रियल नंबर ले सकते हैं, केवल एक ही से है y को खतरा। यदि x 0 हो गया तो y नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सारे रियल नंबर ले सकते हैं जीरो को छोड़कर। रेंज के लिए x को y की टर्म्स में कन्वर्ट करना, y की किस वैल्यू से x नॉट रियल हो जाएगा? जीरो से। तो यानी रेंज भी क्या हुई? कितना इजी। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन 8.2 में हो गए, तो इसकी डोमेन रेंज हम कैसे नहीं बता सकते? अब यहाँ ये क्यों नहीं लिखा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर? यहाँ क्यों अवॉइड किया कि मैम एक्स सारे रियल नंबर नहीं हो सकते? तो पहले दो ग्राफ में आपने लिख दिया फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, आज नहीं लिख सकती। यदि लिखना है तो मैं लिखूंगी, यदि लिखना है तो मुझे ये लिखना पड़ेगा। एक्स कहाँ से उठाना है? कोई भी रियल नंबर उठा सकते हो, क्या छोड़कर? जीरो छोड़कर। समझ आ गया जीरो क्यों छोड़ा? थोड़ा सा फेस पे ये दिखा दे, हाँ समझ आ गया है ना। थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए ना टीचर को। एक मिनट सुनो। अब मैं इसका ग्राफ बिना प्लॉटिंग के बना रही हूँ। प्लॉटिंग करने में बहुत दिक्कत होगी, एक्स को जीरो तो ले ही नहीं सकते। एक्स वन तो वाई वन, वन की प्लॉटिंग तो हो जाएगी। एक्स वन तो वाई वन। अब एक्स टू तो वाई 0.5 आएगा। एक्स टू तो 1/2, वाई 0.5 आएगा। एक्स को थ्री लूंगी तो वाई 1/3। तो प्लॉटिंग करने में थोड़े बहुत छोटे छोटे पॉइंट प्लॉट करने पड़ेंगे। तो हम इसकी शेप याद कर लेते हैं। अब ये समझो, ये इसको मिला क्यों नहीं? यदि ये इसको मिल गया तो वहां एक्स जीरो नहीं हो जाएगा? एक्स एक्सिस, जब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है वहां पे एक्स कितना होता है? सॉरी, वाई जीरो हो जाएगा। ये और एक्स क्या, एक्स वाई जीरो कब होगा? जब एक्स इंफिनिटी होगा। तो ये इसको मिल नहीं सकता। ये इसको क्यों नहीं मिला? क्योंकि यदि ये इसको मिल गया है तो एक्स जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो हो नहीं सकता। तो इसलिए ये दोनों ग्राफ पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल का मतलब है ये दोनों इंफिनिटी पे जाके मिलेंगे। जब कभी एक्स इंफिनिटी हो जाएगा तब वाई 1/इंफिनिटी जीरो हो जाएगा। तो यानी ये दोनों, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी भी मीट नहीं कर सकता, क्योंकि इंफिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर। ये ग्राफ वाई एक्सिस को कभी भी मीट नहीं कर सकता। अब ऐसा ही ग्राफ इधर क्यों बना? सोच के देखना जरा। सेम ग्राफ इधर क्यों बना कि मैम जब x -1 होगा तो y -1 होगा, जब x -2 होगा तो y -0.5 होगा, तो जब x नेगेटिव होगा तो y नेगेटिव होगा, और जब x पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा। तो इसलिए ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगा, थर्ड में भी होगा। यहाँ पे कैसे पॉइंट होते हैं? x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। यहाँ पे कैसे पॉइंट होते हैं? x नेगेटिव। तो भरो बेटा, x की नेगेटिव वैल्यू बढ़ने से y भी तो नेगेटिव आएगा। और सेम पॉइंट आएंगे यहाँ। यदि 1 1 आया तो यहाँ क्या आएगा? -1 1, -1 1। तो ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर वाले की क्या होगी? मिरर इमेज जैसा ग्राफ एग्जैक्टली, क्योंकि वही पॉइंट आएंगे। x -2 तो y -0.5, और यहाँ क्या था? x2 तो y 0.5। सेम पॉइंट आएंगे मिरर इमेज। तो जैसा ग्राफ फर्स्ट और थर्ड में बनेगा एग्जैक्टली सेम ग्राफ, जैसा ग्राफ क्वाड्रेंट वन में बनेगा एग्जैक्टली सेम ग्राफ क्वाड्रेंट थ्री में। तो ये हो गई डेफिनेशन, ये हो गया ग्राफ, और ये हो गया डोमेन रेंज। सिया, सिद्धांशी, भव्य, समझ आता जा रहा है बेटा? यस यस मैम। मैम। ओके।
नेक्स्ट फंक्शन हम सीखेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन एग्जाम में सारे ग्राफ देख कर जाना। आता है एग्जाम में, वेल एंड गुड। नहीं आता है तो भी अच्छी बात है। स्क्वायर रूट फंक्शन x1 तो y की वैल्यू 1 अंडर रूट 1, x2 तो y की वैल्यू 1.414 रूट 2, x3 तो y की वैल्यू 1.7। धीरे धीरे बढ़ रहा है y, 1 के बाद 1.4 हुआ, x3 हुआ तो y 1.7 हुआ, x4 हुआ तब जाके y 2 हुआ। तो धीरे धीरे, तो प्लॉटिंग से बनाना चाहो प्लॉटिंग से बना सकते हैं। x1 y1, x2 y1.4, x3 y1.7, x4 तब जाके y2 हुआ, x5 फिर थोड़ा सा बढ़ेगा 2.2, बहुत ही थोड़ा सा बढ़ेगा 2.2। तो और प्लॉटिंग से नहीं बनाया यदि आपने तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इसका ग्राफ ऐसे जाता है। अभी सुनो, ड्रॉ करने से पहले एक चीज और सुनो। प्लॉटिंग नहीं करोगे तो ये भी मत दिखाना बेटा, वरना टीचर प्लॉट करके देखने लगेगा कि सेम बैठा नहीं बैठा, और ये नीचे की तरफ नहीं आएगा, ऊपर की तरफ ही बढ़ता जाएगा। सुनो, यदि मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, अच्छा वाई स्क्वायर तो आपने पढ़ा नहीं अभी, आपने एक्स स्क्वायर तो पढ़ रखा है, पैराबोला यू होता है। ये आपको एक चैप्टर है सर्कल एंड पैराबोला, लास्ट में वहां सिखाए जाएंगे 4 यू। हमने 10th में ये तो पढ़ा, डिग्री 2 हो तो पैराबोला बनता है, बट वो डिग्री 2 आपने किसकी पढ़ी है? एक्स की। एक्स की डिग्री 1 हो तो लीनियर बनता है, स्ट्रेट लाइन। एक्स की डिग्री 2 हो जब तो 2 रूट्स होते हैं, पैराबोला बनता है। तो अभी हम ये वाला कॉन्सेप्ट कब करेंगे? सर्कल एंड पैराबोला में करेंगे। ठीक है। नीचे क्यों नहीं बना ग्राफ? क्योंकि यहाँ प्लस माइनस नहीं है। याद करो मेरी 8.2 की बातें। वाई का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव, वाई कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि रूट उधर है और यहाँ प्लस माइनस नहीं है। तो एक्स को 1 भर के वाई -1 नहीं आएगा, प्लस माइनस रूट 1 नहीं आएगा। एक्स को 2 भर के वाई प्लस माइनस रूट 2 नहीं आएगा, ओनली प्लस रूट 2 आएगा। तो इसलिए नीचे की तरफ ग्राफ नहीं बनेगा। वाई कांट टेक नेगेटिव वैल्यूज, वाई कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। डोमेन और रेंज गैस करवाओ। क्या बात है, बोलने का तरीका गलत है, दोबारा बोलना। हाँ, कॉमा बोलो या 0 to ∞ बोलो। 0 and ∞ नहीं बोल सकते, 0 to ∞। क्यों? कि मैम सिखा तो रखी है डोमेन, अंडर रूट के अंदर वाले मस्ट बी पॉजिटिव। फॉर वाई टू बी रियल हो गई डोमेन, फॉर वाई टू बी रियल अंडर रूट के अंदर वाले मस्ट बी पॉजिटिव। तो एक्स कैसा होना चाहिए? 0 और 0 से बड़ा। और ये मुझे ओरली पता है कि वाई का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे भी तो हमें पता है y का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ तो आपने 0 to ∞ नहीं लिखाया था, यहाँ तो आपने ऐसे कराया था, इसको पॉजिटिव लिया था, फिर फैक्टर किए थे, फिर नंबर लाइन पे -3 और 3 बनाए। तो डिग्री 2 में ये वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना। यहाँ तो आपने क्या लगाया? x पॉजिटिव है, रूट वालों का रूट भी पॉजिटिव होता है, तो यानी y भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसकी डोमेन भी 0 to ∞, और इसकी रेंज भी क्लोज्ड। आपका क्लोज ब्रैकेट कभी भी गोल ना लगे। कुछ लोगों की राइटिंग इतनी गंदी होती है कि उनका क्लोज ब्रैकेट भी गोल लगता है, तो नंबर कट जाएंगे। तो ध्यान से बनाना क्लोज। आ गई समझ में डोमेन रेंज? आपको इतनी इजीली क्यों समझ आ रही होंगी आज, जिन्हें समझ आ रही है डोमेन रेंज? क्योंकि 8.2 में इतने खतरनाक फंक्शन की डोमेन रेंज कर ली। ये क्या है उसके सामने? रूट एक्स। आपने तो रूट के अंदर x-5, रूट के अंदर 5 - x, 1/रूट के अंदर क्वाड्रेटिक तक कर डाला। ये क्या है? रूट एक्स केवल। तो इसलिए अब डोमेन रेंज से घबराना नहीं, कुछ भूल जाओ, रिकॉर्डिंग ओपन करो, अपनी नोटबुक ओपन करो, बार बार रिवाइज करो। जितना रिवाइज करोगे उतना दिमाग में सेट हो जाएगा। एक बार में किसी बच्चे को नहीं आ सकता, कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। करना ही करना है बार बार रिवाइज।
पॉलिनोमियल फंक्शन, ये डेफिनेशन हमने 9th में पढ़ी थी। यदि आप 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 ओपन करोगे तो यहीं से स्टार्टिंग है। वेयर ये जो कोफिशिएंट है A0 A1 A2 A3 ये सब रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स है। एंड n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या पॉलिनोमियल की क्या पहचान बताई थी क्लास 9th में? पॉलिनोमियल की क्या पहचान बताई थी 9th में? फॉर एग्जाम्पल ये है लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3। इसमें एक्स की टर्म हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसका होना जरूरी है? एक्स क्यूब का होना जरूरी है डिग्री 3 में, बाकी चाहे कोई भी टर्म ना हो। और इनके जो ये कॉफिशिएंट है 1 3 माइनस, ये क्या है? सब रियल नंबर। आ गया याद? पॉलिनोमियल चैप्टर, पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रखा है हमने। अब यदि फंक्शन ये हो जाता था x की पावर 3/2 + 5, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वाई? क्योंकि x की पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकती थी। आ रहा है याद? यदि fx हो जाता था 3/x + √5, √5 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 की पावर हाफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, x की पावर हाफ से प्रॉब्लम है। बट यहाँ x नीचे चला गया तो x की पावर क्या हो गई? -1। तो इट इज ऑल्सो, पूरा क्वेश्चन था हमारे सिलेबस में जिसमें हमें क्या पहचानना था? कौन पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो n कैसा होना चाहिए? पावर कैसी होनी चाहिए? n नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर कह लो, 0 हो सकती है पावर। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी याद होगा, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें x की पावर 0, इसकी डिग्री क्या हुआ करती थी? 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें ये पावर जो n है ये क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। और ये जो कॉफिशिएंट्स है ये कौन होते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, अब इन्होंने ग्राफ क्यों नहीं दिया भाई? ना ग्राफ तो दिया ही नहीं इन्होंने। इन्होंने ग्राफ इसलिए नहीं दिया, कितने होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन? इनफाइनाइट। किसका ग्राफ बनाऊं मैं? कांस्टेंट फंक्शन भी इनफाइनाइट होते हैं, y = 1, y = 2, y = 1.5, y = 3, y = 2। लेकिन वहां हमने एक जनरल ग्राफ बना दिया, क्योंकि वहां पक्का कैसे बनेगा? y = कुछ भी हो, स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो वहां तो उन्होंने बना दिया, यहां इसकी बनेगी स्ट्रेट लाइन लीनियर की। डिग्री 2 का बनेगा u, डिग्री 3 का बनेगा कर्व। तो भाई मैं किसका ग्राफ बना के दूं? तो इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ नहीं आएगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पॉली, ऐसे आएगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल फंक्शन। तो आप इसको कैसे बनाओगे? y = x + 2 लेके टेबल बना के। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का जनरल ग्राफ नहीं आ सकता। केवल क्या सीखनी है? डेफिनेशन और एग्जाम्पल। तो आया तो डिफाइन करने के लिए आ सकता है, वैसे नहीं आ सकता। अच्छा, इन्होंने डोमेन दे दी है, हम भी केवल डोमेन सीख लेते हैं। डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज होल सेट आर। क्यों? डिनोमिनेटर में कुछ कुछ नहीं है, अंडर रूट के अंदर कुछ नहीं, अंडर रूट तो होता ही नहीं पॉलिनोमियल। √5 अलग चीज है बेटा, इट इज अ कांस्टेंट। एक्स कभी रूट में नहीं मिलने का, फिर तो वो पॉलिनोमियल नहीं होने का ना बाबू। यदि एक्स रूट में हो गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होने का। तो इसलिए डोमेन क्या होगी? होल सेट आर। रेंज क्यों नहीं निकाल सकते? मैं एक्स को वाई के टर्म्स में करना पड़ेगा। अब क्वाड्रेटिक है तो जब एक्स को वाई के टर्म्स में करूंगी तो रूट आएगा, क्यूबिक में एक्स को वाई के टर्म। तो इसलिए रेंज नहीं बतानी है, ओनली डोमेन बतानी है। रेंज किस पे डिपेंड करेगी? पर्टिकुलर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी। इस पॉलिनोमियल फंक्शन की रेंज नहीं बता सकते, क्योंकि हमें डिग्री ही नहीं पता। डिग्री तो तब बताएंगे ना जब कोई हमें एग्जाम्पल देगा पर्टिकुलर। ठीक है, तो बस पॉलिनोमियल फंक्शन में ये कॉपी कर।
रेशनल फंक्शन और सुन लो, उसके बाद 1 मिनट का पॉज मिल जाएगा। रैशनल फंक्शन का भी ग्राफ नहीं आएगा, इसमें भी हजारों लाखों करोड़ों एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऊपर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, नीचे भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। रेशनल नंबर क्या होता था? ऊपर भी इंटीजर, अ नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल फंक्शन क्या हो गया? ऊपर और नीचे दोनों जगह पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए। तो जब मैं इस रेशनल फंक्शन को लिखूंगी तो मैं कॉमा लगा के एग्जामिनर को कहूंगी कि भाई आप x को सब कुछ ले सकते हो, केवल किसे छोड़कर? 2 और -2 को छोड़कर। क्योंकि यदि x 2 और -2 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, फिर ये रेशनल फंक्शन नहीं बचेगा, फिर ये y नॉट डिफाइंड हो जाएगा। x को 2 भरते ही y की इमेज नॉट डिफाइंड हो जाएगी, y का आंसर। तो रेशनल फंक्शन कि मैम हम आज पहली बार नहीं पढ़ रहे, 8 पॉइंट हमें इसका नाम नहीं पता था, बट हम इसकी डोमेन रेंज निकाल चुके 8.2 में। 8.2 सबसे ज्यादा खतरनाक एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, तो हमें तो इसकी डोमेन ऑलरेडी आती थी। तो आज हमने क्या सीखा? रेशनल फंक्शन क्या चीज होती है? इट इज अ कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शन। न्यूमिनेटर भी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल। क्या ये भी पॉलिनोमियल रेशनल फंक्शन में ही आएगा? क्या ये भी रेशनल फंक्शन का एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। ऊपर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इट इज अ पॉलिनोमियल एंड इट इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। यदि ये मैं यहाँ x² - 9 कर दूं तो इसकी डोमेन में कौन कौन नहीं ले सकती मैं? 3 और -3 नहीं ले सकती डोमेन। तो 3 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। कहाँ पढ़ा है 3 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल? क्लास 9 में। क्या नाम है इसका? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये लीनियर, ये क्यूबिक, और ये 3 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका ग्राफ भी नहीं दे सकते वो लोग। अब जिसका वो अधूरा है पहले ये कंप्लीट करो, फिर रेशनल फंक्शन कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एल्जेब्रिक फंक्शन। बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन यही है, पॉलिनोमियल और रेशनल फंक्शन आर द एग्जांपल ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। उधर का नहीं रब करूंगी। पॉलिनोमियल फंक्शन और रैशनल फंक्शन आर द एग्जांपल ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, जिसमें प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या अपॉन यूज करके दो पॉलिनोमियल कनेक्टेड हो, उनको एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं। तो आप पूरा का पूरा पैराग्राफ घर जाकर अपने नोट्स में कॉपी करोगे, हेडिंग डालकर स्पेस छोड़ दो। अब मैं यहाँ नहीं कहूंगी
कि कॉपी डाउन, रीड करो लेकिन, हाँ रीड करो, एल्जेब्रिक फंक्शन, जस्ट रीड इट। और नोट्स में कॉपी करना है घर जाकर, जिससे हमारे नोट्स कंप्लीट हो जाएं, इसमें कुछ मिसिंग ना हो। फिर हमें एग्जाम में ये इतनी सारी थ्योरी नहीं पढ़नी है, जस्ट अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ओल्ड एम एल अग्रवाल में 12 फंक्शन है, न्यू में 10। कौन से दो नहीं है न्यू में, कौन से दो एक्स्ट्रा है ओल्ड एम एल अग्रवाल में? सिग्नम और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब वो डिलीटेड। न्यू एम एल अग्रवाल में 10 फंक्शन है, 10 में से हम 8th पर आ गए। मॉडुलस फंक्शन का दूसरा नाम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अच्छा रीडिंग कर लो, आप शायद रीड कर रहे थे, मैं बीच में बोल पड़ी। जो लोग भी पैराग्राफ रीड कर रहे थे, मॉडुलस फंक्शन कि मैम ये भी हमें आता है मॉडुलस। बल्कि हमने तो मॉडुलस के अंदर x-4 तक सीख लिया। हाँ मॉडुलस के अंदर x-4 कौन था उसका क्रिटिकल पॉइंट? 4। 4 से बड़ों के लिए मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, 4 से छोटों के लिए मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव। आज मॉड के अंदर x है तो क्रिटिकल पॉइंट है 0, 0। जैसे ही यहाँ 0 से बड़ा नंबर भरोगे, मॉड के अंदर विल बी पॉजिटिव एज इट इज बाहर। और जब तुम x की जगह 0 से छोटा नंबर भरोगे, -1, -2, -3, -4, और मॉडुलस तो कर देता है पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव आ। पता है क्लास 8th तक की बुक्स में मैथमेटिशियंस ने डेफिनेशन दे रखी है, बट 8th में हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा मॉडुलस का काम है पॉजिटिव कर देना। उनको ये डेफिनेशन सिखाई नहीं जाती। 8th का बच्चा शायद ये समझ ही ना पाए कि -x एक पॉजिटिव नंबर है। क्यों है -x एक पॉजिटिव नंबर? क्योंकि x कैसा है? नेगेटिव। x क्या है? -1, -3.2, -5.8, और एक नेगेटिव ये रहा, तो इसलिए -x इज अ पॉजिटिव नंबर। मॉडुलस का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो बस 8th में ये सिखाते हैं कि मॉड के अंदर बेटा जो भी हो उसका आंसर पॉजिटिव हो जाता है। छोटी क्लास में बस इतना बता दिया। अब हमें हमें तो मॉड के अंदर वेरिएबल भी देंगे, मॉड के अंदर x-4 भी देंगे, तो हमारा इतना सीख के काम नहीं चलेगा। हम मॉड x-4 को x-4 नहीं लिख सकते। मॉड x-4 के दो आंसर होंगे, एक x-4, एक हम अपना माइनस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, याद है मॉड x-4? भूल भाल गए सब? ग्राफ देख लो, देखिए दो केस। जब x 0 से बड़ा है तो कौन सा ग्राफ बनेगा? y इज इक्वल टू एक्स। कहाँ बनाया था अभी इसका पेन ले लो 1 मिनट के लिए। कहाँ बनाया था y इज इक्वल टू एक्स? आइडेंटिटी फंक्शन में बनाया था। क्या बनाई थी? ओरिजिन से पास होने वाली पूरी लाइन बनाई थी। आज मैंने लाइन यहाँ क्यों रोक दी, पूरी लाइन क्यों नहीं बनाई? आइडेंटिटी फंक्शन में तो y इज इक्वल टू एक्स पूरी लाइन बनाई थी, आज यहाँ रोक दी, आगे क्यों नहीं बढ़ा रही हूँ? दो कारण है। आगे बढ़ा दिया तो x कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और x कैसा है? आगे बढ़ा दिया तो y भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और y का आंसर तो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मॉडुलस का आंसर हमेशा, तो दो दो कारण है, इस लाइन को आगे नहीं बढ़ा सकते। रहेगा एग्जाम तक याद। दूसरा केस, यदि x नेगेटिव है तो कौन सा ग्राफ बनेगा? y इज इक्वल टू
माइनस एक्स। वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, बेटा ये वाली लाइन होती है, प्लॉटिंग करके बना लोगे, एक्स माइनस वन तो वाई वन आएगा, एक्स माइनस टू तो वाई टू आएगा, तो ये लाइन बनेगी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। आगे क्यों नहीं बढ़ा रही हूँ? फिर दो कारण, आगे बढ़ाया तो x कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, x पॉजिटिव नहीं हो सकता, और आगे बढ़ाया तो y कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और इस y का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ये किसका ग्राफ हुआ, मॉडुलस फंक्शन का। डोमेन और रेंज और बता दो। वेरी गुड। डोमेन आर, x जीरो भी है, जीरो से बड़े सारे, x जीरो से छोटे सारे, और अपॉन नहीं है, अंडर रूट नहीं है। हमने मॉडुलस वाले इतने सारे क्वेश्चन का डोमेन रेंज करा, कुछ भी हो मॉड के अंदर आपने हमेशा डोमेन लिखी होल सेटा। मैं उस क्वेश्चन की बात नहीं कर रही, मॉड x माइनस फोर अपॉन x माइनस फोर, वो अलग चीज हो गई। तो मॉड वाले क्वेश्चंस में y को कभी कोई खतरा नहीं होता। रेंज, क्या बात है, y का आंसर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। अब जब हमने कल ये किया था, इसको नहीं मैं लिख सकती कि मैम मॉड है, y का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। अरे वन में से जब पॉजिटिव घटेगा, इसमें आ सकता है y का आंसर नेगेटिव। तो इसकी रेंज कैसे की थी, मॉडुलस वैल्यूज आर ऑलवेज पॉजिटिव। फिर क्या किया था, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, फिर क्या किया था, दोनों तरफ वन ऐड, तो क्या आंसर आया था, क्या रेंज आई थी, वन से छोटे नंबर, यानी वन से वहां तक, माइनस इंफिनिटी तक। तो ऐसे नहीं कि मैं, हमें तो बस इतनी बात याद है, मॉडुलस वैल्यू आर ऑलवेज पॉजिटिव, कि हम तो मॉडुलस के हर क्वेश्चन में रेंज जीरो टू इंफिनिटी लिखाते हैं। नहीं भाई, ये इसकी रेंज है, केवल मॉडुलस एक्स है, एंड मॉडुलस एक्स का आंसर हमेशा पॉजिटिव है। तो आप जरा बहुत डीप नॉलेज अटेन करो, ऊपर ऊपर से नॉलेज लोगे तो बिल्कुल काम नहीं बनेगा, बिल्कुल काम नहीं बन सकता। अब दो फंक्शन बचे हैं 9 और 10, कौन कौन से, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। अब 9.3 में फिर क्या है, डोमेन रेंज तो हम सीख चुके हैं, 9.3 में है लॉग वाले फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं। पूरी 8.2 में क्या था, एलजेब्रा, एक्स रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, एलजेब्रा था। बट 9.3 में किसकी डोमेन रेंज है, लॉग वाले फंक्शंस की। तो हमें एक्सपोनेंशियल का ग्राफ और लॉग का ग्राफ सीखना है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, एक्सपोनेंशियल के दो ग्राफ हैं, हो सकता है एक्सपोनेंशियल में काम ज्यादा है, हो नहीं पाएगा, या फिर जल्दबाजी हो जाएगी या बीच में छूट जाएगा। हाँ?